एवरीवन, आज के डेट में लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग जो है ये एक आम समस्या हो गया है। आम समस्या क्यों हो गया है? आम समस्या इसीलिए हो गया है क्योंकि ये जो समस्या है ये आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड समस्या है और हम देख रहे हैं कि आज के डेट में लगभग सभी लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। तो जैसे ही कोई मौसम का बदलाव होता है या फिर कोई इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो ये जो लिम्फ नोड है ये सूज जाते हैं, इसमें स्वेलिंग आ जाता है और इसमें पेन भी कभी कभी हो जाता है, जनरली पेन भी हो जाता है। तो इसे ही मेडिकल लैंग्वेज में हम लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं या लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं। तो आइए इसी विषय के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है और लिम्फ का क्या हमारे बॉडी के अंदर काम है, इसका क्या कॉजेशन है होने का, क्या कारण है जो ऐसा सूजन आ जाता है हमारे नोड्स में, कहाँ कहाँ ये होते हैं और इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, क्या ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आखिर ये होता क्या है और लिम्फ का आखिर हमारे बॉडी में क्या काम है। लिम्फ ग्लैंड का जो स्वेलिंग होता है इसे ही लिम्फेडेनाइटिस हम कहते हैं। लिम्फ नोड का जो स्वेलिंग है ये आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंतर्गत स्वेल करता है। क्यों स्वेल करता है? ये दिखाने के लिए कि पार्टिकुलर एरिया में जहां का नोड स्वेल हुआ है उस एरिया में इन्फेक्शन आपका प्रवेश कर चुका है। तो जैसा कि पूरे बॉडी में आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है जिसमें वेन्स और आर्टरीज का चैनल बिछा हुआ है, उसी प्रकार लिम्फ का भी चैनल होता है पूरे बॉडी में इसका, यानी कि लगभग में आपके पूरे बॉडी में 600 से 800 लिम्फ नोड पाए जाते हैं और जहां भी पार्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन आपका होगा उस पार्टिकुलर एरिया का जो नोड होगा, लिम्फ नोड होगा, वहां पे इन्फेक्शन जाएगा और उस लिम्फ नोड को स्वेलिंग करेगा। तो आगे समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जब फ्लूइड आपके शरीर के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता है तो ये लिम्फेटिक्स के थ्रू वापस आता है और लिम्फेटिक चैनल के थ्रू जब वापस आता है तो लिम्फ ग्लैंड के जब पास करेगा लिम्फ ग्लैंड से, तो लिम्फ का जो ग्लैंड है इसका काम ही होता है कि जो भी इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को ट्रैप कर लेना। तो वहां जब इन्फेक्शन ट्रैप कर लिया तो इन्फेक्शन को आगे बढ़ने वो नहीं देता है और वहीं पर उसको ट्रैप करके रोक लेता है ताकि वो इन्फेक्शन उस पार्टिकुलर एरिया से आगे नहीं बढ़े। लिम्फ में जो मैक्रोफेजेस होते हैं, WBC होते हैं और आपको जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये सारे जो डिफेंसिव सेल्स है, इम्यूनिटी के सेल्स हैं, टी सेल्स जो हैं, ये सारे उस इन्फेक्शन को वहां पे मारते हैं और उस इन्फेक्शन को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो उस पार्टिकुलर एरिया का नोड आपका बढ़ जाएगा जहां पे वो इन्फेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ है तो आपका जो सर्वाइकल एरिया का जो लिम्फ नोड होगा वो आपका सूज जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अगर आपको कहीं और का, जैसे कि हाथ में कोई इन्फेक्शन हो गया है, अगर हाथ में कुछ चुभ गया है, यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो गया है, तो वहां पर एक्सिलरी एरिया का जो आपका लिम्फ नोड होगा उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अगर आपका एब्डोमेन से नीचे कोई इन्फेक्शन है तो वहां पे ग्रॉइन एरिया का आपका जो लिम्फ नोड होगा उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अगर एब्डोमेन में कोई अगर इन्फेक्शन चला गया है तो मेसेंट्रिक जो लिम्फ नोड्स हैं, पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन के लेयर्स में जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इस तरीके से लिम्फ नोड जो है ये बहुत तरीके के, बहुत टाइप्स के होते हैं। उस तरीके से गर्दन पर अगर आपका नोड्स स्वेल कर गया है तो उसको सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस कहेंगे। अगर पेट के ऊपर जो है वहां का अगर स्वेल कर गया है तो उसको हम मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस कहेंगे। इंग्विनियल एरिया का अगर, यानी कि ग्रॉइन एरिया का अगर आपका सूजन हो गया है लिम्फ नोड में तो उसको इंग्विनल लिम्फेडेनाइटिस कहेंगे। उसी तरीके से फीमोरल एरिया में भी होता है, पॉप्लेटियल एरिया में भी होता है, एक्सिलरी एरिया में भी होता है और सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में भी होता है। इन सारे जगहों पर आपका लिम्फ ग्लैंड पाए जाते हैं। तो ये
पार्टिकुलर एरिया के इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां का इन्फेक्शन अगर है तो उस पार्टिकुलर एरिया का लिम्फ नोड में सूजन और पेन आ जाएगा। तो आइए अब समझते हैं कि अगर लिम्फ नोड आपका सर्वाइकल एरिया का बढ़ गया है या कहीं और का बढ़ गया है तो ये आप कैसे जान पाएंगे कि ये लिम्फेडेनाइटिस है या टीबी का ग्लैंड है। तो दोनों में अंतर है, इस दोनों के अंतर को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर कोई ग्लैंड अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उस ग्लैंड को यानी कि उस नोड के स्वेलिंग को हम टीबी का ग्लैंड समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये आप प्री डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर आपके पेशेंट के हिस्ट्री में ये पता चल रहा है कि उसने टीबी का इलाज, उसको टीबी हो चुका है और उसका इलाज उसने किया था, अब उसका टीबी खत्म हो चुका है, तो ये जो टीबी का जो कीड़ा होता है, बैक्टीरिया होता है, ये खत्म जल्दी नहीं होता है, ये कहीं जाके आपके बॉडी में छुप जाता है, लेटेंट अवस्था में पड़ा रहता है। जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो ये फिर से उभर के वापस आ जाता है। तो अगर आपके पेशेंट के हिस्ट्री में ये मिल रहा है कि उसको टीबी पहले हो चुका है तो लेटेंट टीबी के अवस्था में भी ऐसा लिम्फ नोड उस पेशेंट का बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये भी एक प्रोग्नोसिस आप कर सकते हैं कि ये जो गांठ है पेशेंट का वो हो सकता है कि टीबी का गांठ हो। ठीक है, टीबी के गांठ होने का एक और तरीके से डायग्नोसिस किया जा सकता है क्लिनिकल, कि अगर जो गांठ है वो एक तो 2 सेंटीमीटर से अधिक बड़े हो और सब मेटेड हो यानी कि एक से अधिक हो और सारे गांठ जो हैं वो ग्रुप्ड हो और मिंगल हो, सटे हुए हो, गुच्छे में हो। तो अगर वैसा गांठ आपको नजर आ रहा है पेशेंट में तो वैसे गांठ टीबी के गांठ हो सकते हैं। एक और तरीके से आप टीबी के नोड को डायग्नोस कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पेशेंट में हिस्ट्री में ये मिल रहा है कि पेशेंट को फीवर आ रहा है, हो सकता है कि ये बहुत दिनों से आ रहा हो, शाम के शाम उसको ऐसा लगता है कि फीवरिश ऐसा भी फीलिंग हो रहा हो, अगर ये हिस्ट्री है, या उसका वेट लॉस हो रहा है, या फिर उसके हिस्ट्री में आपने पाया कि पहले उसको टीबी हो चुका है, अगर ये सारे सिम्टम है, या पेशेंट अगर ऐसा बोलता है कि मुझे ये नोड्स का स्वेलिंग पहले हो चुका है, उसमें पस का फॉर्मेशन भी हो चुका था जिसको और वो फूट गया, फूटने के बाद उसने ड्रेसिंग वेसिंग करा के उसे ठीक कर लिया, लेकिन वो जो नोड है वो अभी भी मौजूद है, तो उस नोड को टीबी का नोड माना जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि ये जो लिम्फेडेनाइटिस का नोड्स का स्वेलिंग है ये आखिर क्या कॉज है इसके होने का। कॉजेज में अगर देखा जाए तो कहीं पर भी इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो रहा है तो वहां का उस पार्टिकुलर एरिया का जो नोड है वो स्वेल कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर थ्रोट में आपका इन्फेक्शन है या ईयर में या नोज में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, टूथ में कोई इन्फेक्शन है, टूथ में एब्सेस हो रहा है, कैरीज हो रहा है, तो पार्टिकुलर उस सर्वाइकल एरिया का जो नोड है वो स्वेल कर जाएगा। देन अगर बॉडी में कहीं पर बॉयल्स या एब्सेस हो रहा है तो उस पार्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन अंदर प्रवेश करके वहां के नोड को स्वेल करा देगा। किसी भी क्रॉनिक डिजीज के अवस्था में भी क्या होता है कि नोड्स का स्वेलिंग पाया गया है। उसके बाद फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी देखा गया है। फॉर एग्जांपल, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अस्थमा है, तो इस तरह की ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी आपके ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है। फिर टीबी का इन्फेक्शन अगर है तो भी आपके ग्लैंड में इन्फेक्शन के वजह से क्या है कि स्वेलिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर जनरल रूटीन वे में अगर देखा जाए तो जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो आपके बॉडी में इन्फेक्शन जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और हमेशा ये ग्लैंड्स का स्वेलिंग होते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे बड़ों में देखते होंगे आप कि बार बार रिकरेंट टाइफाइड का शिकायत पाया जाता है। तो टाइफाइड अगर बार बार होगा
तो क्या होगा कि टाइफाइड तो एक तरह से सिम्टम्स सारे वो अपना देगा ही, लेकिन साथ में उसमें देखा जाता है कि ग्लैंड्स का भी स्वेलिंग हो गया है। तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी कैसे? तो आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन है, उसमें आप अगर गड़बड़ी करते हैं तो आपका इम्यूनिटी कम होगा और ये आपका जो लिम्फ नोड का स्वेलिंग है वो होगा ही, क्योंकि आपके बॉडी को बचाने के लिए बॉडी अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म तो लागू करेगा ही। तो क्या करते हैं आप ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मैदा का इस्तेमाल करते हैं, देन रिफाइंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, देन फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी इम्यूनिटी को कम करती हैं। सेकेंडली क्या है कि इन्फेक्शन कहाँ से आता है? अगर आप जो सब्जी लाएं या फिर जो भी आप फूड लाएं बाहर से, उसको आपने प्रॉपरली वॉश अगर नहीं किया तो भी इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। सेकेंडली एक चीज देखा गया है कि अगर आप पैक्ड फूड लाते हैं और पैक्ड फूड का अंदर तो प्रिजर्वेटिव है जो आपकी इम्यूनिटी को कम कर ही रहा है, ऊपर भी पैकेट के ऊपर भी बहुत सारा इन्फेक्शन लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल वो पैकेट कहाँ कहाँ रखाता है आप नहीं जानते हैं। जब फैक्ट्री के अंदर कहीं भी पड़ा हुआ है तो वहाँ पे रोडेंट्स जो होते हैं, रैट होते हैं या फिर जो भी जानवर हुए, उसके ऊपर अपना वेस्ट डालते हैं और फिर वही आपके घर तक पहुँच जाता है। आप उसको डायरेक्ट खोले और खा गए। या फिर अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में देख लीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बोतल क्या है या कैन है, तो आपने उसको खोला और डायरेक्ट मुंह में लगा लिया, तो वो जो इन्फेक्शन उस बोतल के ऊपर, उस रैपर के ऊपर लगा होता है, ये इन्फेक्शन भी हमारे बॉडी के अंदर जाके और इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन लाने का। देन एक कारण आपको मैं बताना और चाहूंगी कि कैंसर अगर से पीड़ित कोई अगर पेशेंट है तो उनमें भी ये ग्लैंड्स का स्वेलिंग देखा जाता है, क्योंकि जो मेटास्टेसिस होता है कैंसर सेल्स का, वो वहाँ जाके और उस टॉन्सिल में भी वहाँ पे लिम्फ ग्लैंड में भी जाके वहाँ पर उसका स्वेलिंग कर देते हैं और वहाँ भी कैंसर क्रिएट कर देते हैं। आइए अब समझते हैं कि अगर लिम्फ नोड का स्वेलिंग हुआ तो पेशेंट में क्या क्या लक्षण आपको दिखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम की अगर बात करें तो जिस पार्टिकुलर एरिया का लिम्फ नोड आपका बढ़ा रहता है तो उस लिम्फ नोड में आपको पेन एंड टेंडरनेस नजर आएगा, लालिमा भी नजर आ सकती है, वहां पे सूजन, इन्फ्लेमेशन तो रहेगा ही। अगर पेट का यानी मेसेंट्रिक लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है तो पेट संबंधी सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल पेट में दर्द रह सकता है, नौसिया, वॉमिटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर इन्फेक्शन अगर शरीर में गया है तो वहां पे फीवर भी हो सकता है, बार बार टाइफाइड का रिकरेंस भी पेशेंट बता सकता है। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, ये सारे सिम्टम आपको नजर आ सकते हैं। तो ये सब सिम्टम जो है पार्टिकुलर उस एरिया का जो लिम्फ नोड बढ़ा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पे ढूंढना पड़ता है कि और क्या कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स है। फॉर एग्जांपल अगर थ्रोट का अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है तो उसके साथ में थ्रोट का जो प्रॉब्लम्स है, थ्रोट का जो सिम्टम्स है वो भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि टूथ संबंधी प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि और ईयर में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो सारे सिम्टम्स भी वहां पे कंजुगेट रूप में आपको नजर आ सकते हैं। ये जो लिम्फ नोड स्वेलिंग हुआ है ये किस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, इस बात का डायग्नोसिस करने के लिए आपको सिंपल एक सीबीसी कराना रहता है। सीबीसी रिपोर्ट अगर पेशेंट लेके आते हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या बैक्टीरियल हुआ है। वैसे तो होम्योपैथिकली इसका कोई मतलब नहीं होता है कि वायरल हो या बैक्टीरियल हो, आपको जो भी सिम्टम है उसके अनुसार आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन फिर भी डायग्नोस करने के लिए आपको ये जरूरी है कि ये जानना कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है कि बैक्टीरियल हुआ है। तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स भी पेशेंट को बता सकते हैं। तो सिंपली आप ऐसे देखिए कि जब सीबीसी रिपोर्ट आपका आता है पेशेंट का, तो उसमें आप देखेंगे कि ल्यूकोसाइट काउंट जब वायरल इन्फेक्शन होगा तो ल्यूकोसाइट काउंट जो है आपका वो उसमें ज्यादा इंक्रीज आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहां पे उस पेशेंट का ल्यूकोसाइट काउंट और न्यूट्रोफिल काउंट दोनों ही बढ़े रहेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पा सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शन उस पेशेंट को हुआ है वो वायरल है या बैक्टीरियल है।
इन सारी बातों को समझने के बाद अब आइए समझते हैं कि होम्योपैथिकली क्या इसके लिए किया जा सकता है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में और कौन कौन सी मेडिसिन ज़्यादातर यूज होती हैं। मैंने आपको पहले जैसे बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने का एक तरीका है कि सारा हिस्ट्री पेशेंट का लिया जाता है, उसके बाद जो मेडिसिन सिलेक्शन में आती है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है ये प्रिस्क्राइब करने के बाद जो भी कंप्लेंट पेशेंट का रहता है, चाहे वो किसी भी डिजीज से संबंधित हो, कोई भी डायग्नोसिस का हो, तो वो सारे सिम्टम्स में उसकी कमी आने लगती है, धीरे धीरे वो चीज़ क्योर हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के अंतर्गत कुछ मेडिसिन ज़्यादातर सिलेक्शन में आती हैं। उन मेडिसिन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ कि क्योंकि और भी सिम्टम्स जो रहते हैं वो कॉमन सिम्टम रहते हैं और जो PQRS के सिम्टम होते हैं यानी पार्टिकुलर उस पेशेंट के सिम्टम होते हैं, तो जिसे पिक्यूलियर सिम्टम्स बोले जाते हैं, पिक्यूलियर एंड रेयर सिम्टम्स बोले जाते हैं, जो पेशेंट के अपने खुद के सिम्टम रहते हैं, तो वो तो जब आप पेशेंट आपके सामने आता है तभी आप उसको आप देख पाएंगे। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को सेलेक्ट करने के दौरान बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो पर्टिकुलर इस कंडीशन के लिए ज़्यादातर यूज में आती हैं। तो आइए उन मेडिसिन के बारे में जानकारी लेते हैं और क्या सिम्टम आता है उस पर्टिकुलर मेडिसिन का ये समझते हैं। तो जब फर्स्ट स्टेज में पेशेंट आता है आपके पास, तो वैसे कंडीशन में बेलाडोना ज़्यादातर यूज़ में आती हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ में एक्यूट पेन रहता है, रेडनेस रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है और एक कंडीशन जो क्रॉनिक कंडीशन में भी आपको नज़र आ सकता है सिम्टम, वो ये है कि जो स्वेलिंग होती है, नोड का जो स्वेलिंग होता है वो लॉन्गिट्यूडनल अगर नज़र आए आपको, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि इस तरीके का नोड आपको अगर समझ में आए कि लॉन्गिट्यूडनल नोड है, तो वैसे कंडीशन में आप बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन कैलकेरिया आयोड भी यूज होता है। कैलकेरिया आयोड का जो पेशेंट होता है वो चीली होता है और अगर ये लिम्फ नोड रिकरेंट अगर स्वेलिंग हो रही है और पेशेंट अगर ओबेस है, तो वैसे कंडीशन में आप कैलकेरिया आयोड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कैलकेरिया आयोड का जो स्वेलिंग होता है नोड का, वो ज़्यादातर हार्ड होता है, तो अगर हार्ड नोड आपको नजर आ रहा है तो वहाँ पे कैलकेरिया आयोड आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर एक मेडिसिन है, वो भी यूज होती है कई बार ऐसे कंडीशन में। कैलकेरिया फ्लोर का जो पेशेंट होता है उसका जो पेन होगा इस तरह के स्वेलिंग्स में, वो हीट से आराम होगा और कैलकेरिया फ्लोर का जो ग्लैंड होगा वो क्या होगा, छूने पर आपको हार्ड नजर आएगा। तो मेसेंट्रिक जो लिम्फ नोड्स होते हैं इनलार्ज, वैसे कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपको मेसेंट्रिक लिम्फ नोड आपका स्वेलिंग अगर आपको USG में मिलता है और पेट संबंधी प्रॉब्लम्स पेशेंट के साथ रहते हैं, तो वैसे कंडीशन में आप कैलकेरिया फ्लोर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम भी कभी कभी यूज होती है, तो ट्यूबरकुलिनम इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में भी मैं देती हूँ कभी कभी, जब और भी मेडिसिन जो मैंने प्रिस्क्राइब किया उसका एक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो बीच में आप ट्यूबरकुलिनम अगर हिस्ट्री उसका है कि उससे TB हो चुका है या उसके फैमिली हिस्ट्री में अगर ट्यूबरकुलोसिस है, तो आप वहाँ पे ट्यूबरकुलिनम एक डोज देके और फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक मेडिसिन कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया ग्रुप जो है ये भी यूज होता है। तो कैलकेरिया कार्प का जो पेशेंट होगा वो थोड़ा मोटा हेल्दी होगा, फेयर एंड फैटी होगा और उसे ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है, ठंडा जल्दी पकड़ लेता है। वैसे कैलकेरिया फॉस का भी पेशेंट जो है उसे भी ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है और चेंज ऑफ वेदर से उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। तो जैसे ही चेंज ऑफ वेदर होगा उसके लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाएगी, हमेशा जल्दी सर्दी गर्म उसे पकड़ लेता है, तो ये रहता है। लेकिन कैलकेरिया कार्प का पेशेंट मोटा थुलथुला होगा और कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट होगा वो लीन तीन पतला दुबला आपको नजर आएगा। कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट होगा उसका जो आईलैश होगा वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा आपको आईलैश नजर आएगा। तो इस तरह का कंस्टिट्यूशन अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आप कैलकेरिया फॉस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कैलकेरिया फॉस के कंडीशन में जो होगा वो कैल्सिफाइड नोड्स आपको मिलेगा। मैंने आपको बताया ना कि नोड्स अगर बन गया है, उसमें अगर पस का फॉर्मेशन हो गया है, वो पस बह गया, उसे निकाल दिया गया, लेकिन बाद में वो नोड रह गया, तो उस तरह से अगर कैल्सिफाइड अगर नोड्स मिल रहा है तो वैसे कंडीशन में कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है।
एक दवा यूज़ मैं कई बार कर चुकी हूँ, पल्सेटिला, नैट्राम्यूर। ये दोनों मेडिसिन भी बहुत बार यूज़ होती है लिम्फ नोड के स्वेलिंग के कंडीशन में। नैट्राम्यूर क्रॉनिक अगर लिम्फ नोड है, स्वेलिंग मतलब कि बार बार हो जा रहा है, क्रॉनिक कंडीशन के लिए नैट्राम्यूर यूज़ होता है। राइट साइड में एक्सिलरी रीजन में अगर स्वेलिंग है, लिम्फ नोड का स्वेलिंग है, तो वैसे कंडीशन में नैट्राम्यूर भी मैंने यूज़ किया है और सीपिया भी मैंने यूज़ किया है। दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को रिलीफ मिला था। पल्सेटिला के कंडीशन में मेसेंट्रिक लिम्फ नोड अगर स्वेलिंग है और अम्बिलिकल रीजन का मेसेंट्रिक लिम्फ नोड स्वेलिंग है और वहाँ पे पेन हो रहा है पेशेंट को, तो वैसे कंडीशन में जो पेशेंट को पल्सेटिला दिया जा सकता है। पल्सेटिला का जो दर्द होता है वो कैसा होता है, धीरे धीरे आता है एंड धीरे धीरे जाता है, यानी कि पेन्स कम ग्रेजुअली एंड गोस ग्रेजुअली। तो इस तरह का अगर पेन का कैरेक्टर है तो आप वहाँ पे पल्सेटिला दे सकते हैं। साथ में पेशेंट का जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो भी पल्सेटिला का होना चाहिए, यानी कि बहुत ही माइल्ड एंड जेंटल होनी चाहिए पेशेंट, और साथ में थर्स्टलेस भी होनी चाहिए। प्यास उसको एकदम नहीं लगेगा ऐसी बात नहीं है, कम लगता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम है तो वहाँ पे पल्सेटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक मेडिसिन है कैलिकार्ब, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ जहाँ पे हिस्ट्री है सप्रेस्ड मेंसेस का, यानी कि मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं उसके और तब लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग नज़र आता है। तो वैसे कंडीशन में आप कैलिकार्ब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका जो दर्द होता है पेशेंट का वो ज़्यादातर शाम के वक्त में इंक्रीज करता है। उसके बाद आप लाइकोपोडियम भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेसेंट्रिक लिम्फ नोड का स्वेलिंग आपको है और साथ में गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स पेशेंट के हैं। लाइकोपोडियम का और भी सिम्टम्स अगर मिल रहा है तो वहाँ पे लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। देन एक मेडिसिन है कार्बोएनामेलिस। कार्बोएनामेलिस का क्या सिम्टम है कि ग्लैंड्स जो है वो स्वेलिंग रहते हैं और कांस्टेंट स्वेलिंग है, मतलब कि वो बने हुए हैं स्वेलिंग, ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। अगर इस तरीके का स्वेलिंग अगर है तो वैसे कंडीशन में कार्बोएनामेलिस आप दे सकते हैं और वो अच्छा काम करती है। एक आपको मैंने पहले भी बताया था कि एथुजा जो है वो तब काम करती है जब जो ग्लैंड्स का स्वेलिंग है वो मोतियों की तरह है, स्वेलिंग लाइक ए बीड्स। अगर मोतियों की लड़ी की तरह अगर बना हुआ है, नोट्स बना हुआ है, तो वैसे कंडीशन में एथुजा साइनेपियम आप दीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एक पेशेंट को मैंने इग्नेशिया प्रिस्क्राइब किया था, उसका कंप्लेन था एक्सिलरी लिम्फ नोड स्वेलिंग थी उसकी, लेकिन वो पेनलेस था। तो पेनलेस अगर नोड स्वेलिंग है आपका तो वैसी कंडीशन में आप इग्नेशिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपका पेशेंट चिली हो, डैम्प वेदर से उसका एग्रेवेशन हो रहा हो और जो नोड्स हो वो लेफ्ट साइडेड एग्रेवेशन हो, उसका लेफ्ट साइडेड नोड हो, तो वैसे कंडीशन में आप थूजा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर साइकोटिक डायथिसिस का भी पेशेंट है, उसके बॉडी पर आपको वॉट्स नजर आ रहा है, वो वॉट्स रेड कलर का भी हो सकता है, तो ऐसे अगर सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं तो आप वहाँ पे थूजा प्रिस्क्राइब कीजिए, तो ये कंप्लेन भी उस पेशेंट का ठीक हो जाएगा। अगर मदर टिंचर्स की मैं बात करूं तो इसमें कुछ मदर टिंचर्स चलाई जा सकती हैं। वैसे तो कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के बाद ही ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें मदर टिंचर्स को चलाना तो इसमें कुछ मदर टिंचर्स चलाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रोफोलिडिया नोडोसा, या आप इसमें हाइड्रेस्टिस भी चला सकते हैं, इचनेसिया मदर टिंचर भी चला सकते हैं। इचनेसिया जो है ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आप दे सकते हैं, हाइड्रेस्टिस जो है ये पेट संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए दी जा सकती है। तो इस तरीके से ये सारी मेडिसिन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के दौरान भी आती है और इस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा, ये सारी मेडिसिन जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।